ठीक है। अटॉर्नी जनरल से शुरुआत करेंगे इस क्लास की, और बात होगी, ये जो क्लास है पहली, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। अब इन चीज़ों में होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ में होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। पहले तो देखिए कुछ चीज़ आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका आर्टिकल, आप समझ जाइए कि जिसका आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमारे मेंशन हो, ठीक है, हमारे संविधान में जिसका आर्टिकल मेंशन हो, वो चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं। फॉर एग्जांपल अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, फॉर एग्जांपल फिनांस कमीशन आर्टिकल 280, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो भाई क्या हो सकता है यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन, ये इसका 324 होता है। तो ये सारे आर्टिकल कहाँ पे मेंशन है, हमारे संविधान में मेंशन है, और इसीलिए इन्हें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा देते हैं। उसी कड़ी में अगर मैं बात करूं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी बहुत ज़्यादा आप लोग सुनते होंगे कि अरे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये किसी सिंगल लॉ से जब बनाया जाता है ना, सिंगल लॉ से अगर कोई चीज़ बना दी जाए, कोई लॉ क्रिएट करके बना दी जाए, तो उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर कुछ अन्य सिचुएशन जब ऐसे आ जाती है, एक अलग सी कंडीशन बन के आ जाती है, तो उस कंडीशन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही प्रयोग और ध्यान दिया जाता है। चलिए आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ और आपको अन्य चीज़ों की बात जानकारी देता हूं। पहले शुरुआत करूंगा अटॉर्नी जनरल से। अटॉर्नी जनरल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है हमारे संविधान में, और ये देखा जाए ना तो सबसे बड़े, संविधान में हमारे जो मेंशन है उसके हिसाब से ये सबसे बड़े भारत के वकील हैं। ये सबसे बड़े भारत के वकील हैं। आप सुनते होंगे ना, वकील साहब हैं, ये हैं, वो है, छोटे वकील, बड़े वकील। तो हर पोस्ट की एक सबसे बड़ी पोस्ट होती है। तो अगर वकीलों की, सरकारी वकीलों की अगर मैं बात करूं तो भारत के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाता है। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं, इनकी बातें कहाँ मेंशन है। तो देखिए आर्टिकल 76 में ये मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 76 हमारे संविधान का जो है उसमें ये इनके बारे में मेंशन है। इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनको हटा कौन सकता है, तो बोला जाता है भाई कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ड्यूटी करते हैं। मतलब जब तक प्रेसिडेंट साहब या साहिबा चाहेंगे या चाहेंगी तब तक ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद इनके पास कोई भी पावर नहीं दी गई है कि ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें सरकारी तौर से, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। मतलब इनकी नियुक्ति, मतलब अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। और इनका रिमूवल, अगर इसको हटाना भी हुआ तो रिमूवल भी राष्ट्रपति जब चाहे तब कर सकते हैं। कोई भी लंबा प्रोसीजर नहीं क्रिएट करना होगा इनके लिए। इसीलिए जब सरकारें बदलती हैं तो अटॉर्नी जनरल उनके हिसाब से बदले जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सरकार के वकील होते हैं और वो अपने हिसाब से उनको रखते हैं, ठीक। इनकी सैलरी भी डिटरमाइन कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। इनकी सैलरी भी डिटरमाइन जो है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दोबारा अपॉइंट किए जा सकते हैं। मान लो एक बार नियुक्ति इनकी हो गई तो क्या इनको दोबारा नियुक्ति दी जा सकती है, तो हाँ भाई, इनको दोबारा तिबारा सब बार इनको नियुक्ति दी जा सकती है। अच्छा, इनके साथ एक एडवांटेज क्या है, इनको ना जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद जी लोग होते हैं, उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं पार्लियामेंट में बैठने की, बात करने की, अपने चीज़ों को रखने की, वो सुविधा अटॉर्नी जनरल को भी दी जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। अटॉर्नी जनरल को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर की ही सुविधा दी जाती है। और दूसरी चीज, बस ये इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जब कोई भी प्रोसीजिंग चलती है और उसमें वोट देने की बात आ जाती है, वोटिंग की बात आ जाती है, तब इनके पास वो पावर नहीं दी गई है, तब इनके पास ये पावर नहीं दी गई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे, तो एमसीक्यू को मत छोड़िएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। चलिए अटॉर्नी जनरल की बात अगर कर लेते हैं यहाँ पे, तो इनका रिमूवल और इनकी, मतलब कौन अटॉर्नी जनरल बन सकता है, सवाल ये आता है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बराबर होगा, मैंने सुप्रीम कोर्ट का बताया था ना जज बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वही अटॉर्नी जनरल बनने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए। महान्यायवादी बोला जाता है इनको हिंदी में, ठीक। अब चलिए आ जाते हैं कि भाई पहले फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो एमसी सेटलवाड, ठीक है। ये भाई साहब हमारे पहले क्या थे, अटॉर्नी जनरल भारत के ये रहे हैं, पहले भारत के अटॉर्नी जनरल ये हमारे रहे हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब आपका एक होमवर्क होगा कमेंट बॉक्स में कि अभी रीसेंट में कौन है, अभी रीसेंट में कौन है। अच्छा, इनके पास एक और पावर होती है कि ये किसी भी कोर्ट में जाकर के फाइट लड़ सकते हैं भारत सरकार के लिए। अच्छा,
इनके पास ये भी है कि प्राइवेट प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। प्राइवेट प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं मतलब ये अपना भी किसी का कोर्ट का केस लड़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो भारत सरकार के खिलाफ होगा तो इनके पास वो पावर नहीं दी गई है कि वो इस केस को लड़ सकें, इस केस को वो लड़ सके, ये पावर इनको नहीं दी गई है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैग। कैग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये पूरा जो हमारा अकाउंट होता है उसके लेखा देखा यही रखते हैं। ये हमारे, अगर संविधान में मैं बात करूं, हमारे संविधान में मैं बात करूं तो ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं पार्ट 5 में, मतलब कि ये किस में आते हैं? ये आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। इंपॉर्टेंट है भाई, ये करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भारत सरकार के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अब इनके आर्टिकल की बात करें तो 148 से 151 तक पूरी घटना इनकी क्रम होती है, लेकिन अगर पूछे दे कैग किस में है तो आप डायरेक्ट बताइएगा आर्टिकल 148 में कैग के बारे में डिस्कशन किया गया है। किस में किया गया है प्यारे मित्र मेरे? तो आर्टिकल 148 में। अब ये देखिए आर्टिकल मेंशन है तो ये भी क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था हो जाएगी, संवैधानिक बॉडी हो जाएगी। किस चीज की? संवैधानिक बॉडी हो जाएगी, ठीक, संवैधानिक संस्था हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल मेंशन है। अब कुछ बातें देख लेते हैं कि इनका टेन्योर और रिमूवल कैसे होता है। तो या तो इनका 6 साल पूरा हो जाए या तो इनका 65 साल एज हो जाए, जो चीज पहले हो जाएगी इनको रिटायर कर दिया जाएगा, इनको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन एक और सवाल है, क्या ये फर्दर अपॉइंटमेंट हो सकता है? नहीं, एक बार आप कैग बन गए तो दोबारा आप कैग नहीं बन सकते, कुछ और बन जाइएगा, लेकिन कैग बनने की अनुमति आपको नहीं देती है सरकार, ठीक है। सरकार आपको कैग बनने की अनुमति नहीं देती है। रिमूवल प्रोसीजर इज सेम फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब समझो कि क्या कैग को आसानी से हटाया जा सकता है? तो नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया क्या थी? आप याद रख लीजिए कि एक कमिटी बनती थी, वो कमिटी डिसाइड करती थी कि ये जज इन्होंने जो गलती की है, मतलब जैसे मान लीजिए करप्शन में, मिसकंडक्ट में, या फिर संविधान को न मानने में ऐसा कुछ किया है, तो वो कमिटी डिसाइड करती थी। इसे क्वासी जुडिशियल बोलते थे, मतलब जुडिशियल, उसमें एक जज भी होते थे जो इस चीज़ को डिसाइड करते थे। इसी वजह से तो आज तक कोई जज रिमूव नहीं किया जा सका, ठीक है। और फिर क्या होता था कि लोकसभा राज्यसभा से 2/3 की बहुमत से 2/3 की बहुमत से इनको रिमूव किया जाता था, इनको हटाया जाता था, जो कि इम्पॉसिबल है। वही प्रोसीजर यूज किया जाता है किसके लिए? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए, कैग के लिए वही प्रोसीजर प्यारे मित्र यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली आपको मिलेगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन मिल सकता है कि कैग का रिटायरमेंट कब से कब तक होता है? तो या तो वो 65 साल के हो जाए या तो उनका 6 साल का टेन्योर हो जाए। उनको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं। तीसरा बनता है कि उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरह उनको भी रिमूव किया जाएगा। किस आर्टिकल में आते हैं? तो 148 आर्टिकल में आते हैं। अगर बोल दे कि पूरा प्रोसीजिंग उनकी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है कैग की, तो 148 से 151 आर्टिकल तक है, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि इनके पावर क्या है और कैसे कैसे चीजें इनकी चलती हैं। चलिए, ये जितना भी अकाउंट है भारत सरकार का, जो भी पूरा अकाउंट का लेखा जोखा है प्यारे मित्र, वो यही देखते हैं। यही व्यक्ति के पास पूरी पावर दी गई है कि क्या है, ये देखेंगे कि भाई कितना आप कहाँ पे पैसा खर्चा हो रहा है, कौन सी चीजें कहाँ पे जा रही हैं। ये सारी पावर जो है वो इनको दी गई है। अब आता है कि भाई इनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो याद रख लीजिएगा, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय या महोदया, प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय या महोदया इनको अपॉइंट करते हैं। अब सवाल आता है कि भाई इनकी सैलरी कौन डिटरमाइन करता है? तो देखो, सैलरी इनकी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल की कौन करता था? तो अटॉर्नी जनरल की प्यारे मित्र याद रख लीजिएगा, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में डाल लीजिएगा कि उनका प्रेसिडेंट साहब करते थे। अपॉइंटमेंट भी कौन करता था? प्रेसिडेंट। रिमूवल भी कौन करता था? प्रेसिडेंट। लेकिन इनका रिमूवल कौन करता है? पार्लियामेंट रिमूवल करता है। और इनकी सैलरी डिटरमाइन कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो दिमाग में ये छोटी छोटी चीज़ें को बड़ा बनाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते रहेंगे, ठीक है, यहाँ से बनते रहेंगे। चलिए भाई, आगे की तरफ कुछ देखते हैं, आगे की तरफ कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि आपको काम आ जाए। अच्छा हाँ, पहला बता दीजिए कि कैग कौन है? पहला कैग कौन है? फर्स्ट कैग, ठीक है। अभी का तो कैग आप लोग बदलते रहेगा, क्या पता आपके एग्जाम तक कोई बदल जाए। तो ये नरहरि राव थे, नरहरि
राव जो थे ये पहले कैग थे, भारत के पहले कैग थे। कौन? नरहरि राव जी। याद रख लीजिएगा। ये पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्शन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 324 से शुरुआत होती है इसकी और 329 तक जाता है। पूरी कहानी इलेक्शन कमीशन की यहाँ तक होती है। लेकिन अगर आपसे बात बोले कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है, तो आप तुरंत बोलोगे साहब 324 में है। अब वही बात फिर से मैं दोहराता हूं कि अगर किसी का आर्टिकल मेंशन है तो क्या होगा? वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। क्या होगी? संवैधानिक बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। क्या होगी? संवैधानिक बॉडी होगी। ठीक, अब क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखो पहले इसमें एक पोजीशन हुआ करती थी, लेकिन 1989 के बाद इसमें 3 पोजीशन कर दी गई। एक कर दिया गया चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है, फिर उसके अंदर में 2 इलेक्शन कमीशन रहेंगे। तो टोटल ये याद रख लीजिएगा, पूछ दे कितने मेंबर बॉडी है तो आप बोलोगे सर ये 3 मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है। अच्छा, वहीं अगर कैग का पूछ दे तो आप क्या बोलोगे कि सर ये सिंगल मेंबर बॉडी है। क्या है ये सिंगल मेंबर बॉडी है। क्या है प्यारे बच्चों? सिंगल मेंबर बॉडी है। ठीक है, क्या है? सिंगल मेंबर बॉडी है। याद रहेगा? याद रहेगा। यहां तक किसी को समस्या तो नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब आ जाते हैं कि भाई इनका टेन्योर क्या होता है, इनका रिमूवल क्या होता है। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है कि एक चीज तो बहुत आसान है कि इनका जो टेन्योर होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है? 6 साल या 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए। अभी इलेक्शन कमीशन में काफी विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही थी, क्या इनको फर्दर अपॉइंट कर सकते हैं? तो हाँ भाई, लेकिन कैग को फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। याद रख लीजिएगा, इलेक्शन कमीशन को फर्दर अपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन कैग को फर्दर अपॉइंटमेंट मतलब दोबारा कभी जरूरत पड़ने पर उनको अपॉइंट नहीं किया जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि कैग को फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। ठीक, अब कुछ बातें इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये क्या करते हैं भाई? तो ये पूरे भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है उसको यही गवर्न करते हैं। पूरे भारत में जो भी इलेक्शन होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसको यही पूरी तरह से गवर्न करते हैं। क्या करते हैं भाई? गवर्न करते हैं, मतलब चलाते हैं, कह लीजिए चलाते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कौन कराता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन कराता है? तो इनका अपॉइंटमेंट जो है वो किसके हाथ में है? अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। याद रख लीजिएगा, प्रेसिडेंट के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले पहले फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन थे? चीफ इलेक्शन कमीशन या कमीशन बोल लीजिए, तो याद रख लीजिएगा सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमीशन थे, चीफ इलेक्शन कमीशन कह लीजिए या फिर इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उस समय चीफ इलेक्शन कमीशन वाली पोस्ट नहीं होती थी, एक ही लोग होते थे जो कि उस पावर में होते थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। चलो अब आते हैं फिनांस कमीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 में। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम प्यारे बच्चों होता है कि ये पूरे भारत का कितना परसेंट ये निर्धारित करते हैं कि कितना परसेंट दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कितना परसेंट दिया जाएगा राज्य को, कितना परसेंट यूनियन टेरिटरी को, कितना परसेंट रहेगा सेंट्रल के पास को। ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। अच्छा, अभी जो है रीसेंट वाले आप बताएंगे कि कौन है फिनांस कमीशन हमारा। और बहुत मैं एक हिंट देता हूं कि वो नीति आयोग के सीईओ भी रहे हैं, पहले सीईओ भी वही रहे हैं। ठीक है, पहले सीईओ। अब ये बात आती है कि फिनांस कमीशन के फर्स्ट कौन थे? तो याद रख लीजिएगा केसी नेगॉय थे। केसी नेगॉय जो थे ये क्या थे? पहले फिनांस कमीशन थे। आर्टिकल 280 में लिखा है, और ये किससे रिलेटेड होता है? ये सब आर्टिकल फिनांस से रिलेटेड होता है, इसीलिए आप याद करोगे जीएसटी भी इसी के आसपास रखी गई है। अब वो आर्टिकल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि किस आर्टिकल में जीएसटी की बात की गई है। आर्टिकल 280 में प्यारे मित्र, आर्टिकल 280 में फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं। ठीक,
इनको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है, तो हाँ भाई इनको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है। और बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिक हमें जानकारी होनी चाहिए, जो बेसिक हमें जानकारी होनी चाहिए, उन चीज़ों पे भी हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, उन चीज़ों पे भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि भाई क्या चीज़ हो सकती है। तो देखो ये चीज़ याद रख लेना कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब कि आधी जुडिशरी की तरह काम करती है। इसमें जज वज भी होते हैं, फिनांस से जानकारी वाले होते हैं, इकोनॉमिक्स की जानकारी वाले होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा इसमें मैं बात करूं कि इसको बनाता कौन है, इसको बनाता कौन है, तो याद रख लीजिएगा इसको बनाने का कार्य करते हैं प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट साहब इसको बनाने का कार्य करते हैं। इसको बनाने का काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है इसका, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं कि जो मेंबर होते हैं उनकी पावर क्या क्या होती है, उनको किस तरह से नियुक्त किया जाता है। तो देखो जो चेयरमैन होगा, जो चेयरमैन होगा उसको क्या है कि एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, पब्लिक अफेयर की। जो चेयरमैन होगा, देखो जो चेयरमैन होगा 5 मेंबर में, उसको नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, पब्लिक अफेयर की, पब्लिक अफेयर की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए अक्सर आप देखोगे तो आईएएस ओईएएस जो होते हैं वही मेजॉरिटी टाइम चेयरमैन बनते हैं। क्या बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। दूसरी पोजीशन की बात कर रहा है तो दूसरा एक जज होना चाहिए जो कि हाई कोर्ट के बराबर का होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट का होना चाहिए, रिटायर हाई कोर्ट के बराबर का जज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है ये लोग कहते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि उसको फिनांस एंड अकाउंटिंग में नॉलेज होना चाहिए, फिनांस एंड अकाउंटिंग में नॉलेज होना चाहिए। चौथा जो मेंबर होगा, तीसरा मेंबर मान लीजिए होगा, उसको इकोनॉमिक्स में नॉलेज होना चाहिए। किसमें, इकोनॉमिक्स में नॉलेज होना चाहिए। अब पांचवा मेंबर जो है उसको फिनेंशियल मैटर में नॉलेज होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, फिनेंशियल मैटर में उसको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, अभी उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कैग क्या होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, फिनांस कमीशन क्या होता है। तो मतलब 4 मेजर बॉडी, 4 नहीं आई थिंक, हाँ 4 मेजर बॉडी हम लोगों ने देख ली। अब इसमें एक बड़ी बॉडी और बची है यूपीएससी, जिसका आर्टिकल 315 होता है। उसके बाद कुछ हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे नीति आयोग और अन्य जो छोटे छोटे और भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं। तो पूरा वीडियो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, और 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स है, लिख के ले लो, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए आ जाते हैं आगे की तरफ। अब आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ये भी देखो आर्टिकल इसका कहाँ मेंशन है, तो आर्टिकल 338 में है। आर्टिकल 338 में क्या है, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या बनाया गया है, एक कमीशन बनाया गया है। अब देखो इस चीज को पढ़ना है, इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आता है, देखो इन सब में ना 90% क्वेश्चन आपको यही मिल जाएगा आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए कि भाई आर्टिकल किससे रिलेटेड है। आर्टिकल कई बार मैच द फॉलोइंग के लिए भी इनके आ जाते हैं, तो बस ये आर्टिकल भी याद रहेगा तो आपका 80 से 90%, मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन मान लीजिए आप कि श्योरली आप अगर आर्टिकल भी बस याद है तो भी कर ले जाएंगे। और अगर आपको बाकी चीजें भी पता है कि पहला कौन था दूसरा कौन था, 100% क्वेश्चन आपका सही होगा। एक भी क्वेश्चन, जितना मैं बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डीप में जाने को चला जाऊं, लेकिन अगर मैं बहुत डीप में चला गया तो आपका प्रीलिम्स जैसा एग्जाम नहीं निकलेगा। वनडे एग्जाम के लिए तो इससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। चलिए अब आ जाते हैं कंपोजिशन। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर की बॉडी होती है, मतलब टोटल 5 मेंबर की बॉडी होती है। इनका टेन्योर क्या होता है, 3 साल का होता है, और इनको फिर से अपॉइंटमेंट की जाती है। ये क्या होते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी बोली जाती है, इनको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोली जाती है। क्वासी जुडिशियल का मतलब समझिएगा आधा जुडिशियल है, मतलब कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बराबर की जानकारी लेने वाला व्यक्ति भी इसमें मेंबर के रूप में प्रावधान बैठा हुआ है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि मेंबर के रूप में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो उस पोजीशन के लायक है और वो बैठा हुआ है, इसी वजह से इसे क्वासी जुडिशियल भी बोला जाता है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द इंप्लीमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट जैसे व्यक्ति के लिए, जो भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, उन व्यक्तियों के लिए क्या किया जाता है कि उनकी रिपोर्ट्स की मॉनिटरिंग की जाती है, ध्यान दिया जाता है कि उनके खिलाफ कुछ अत्याचार तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और इनको एक सिविल कोर्ट के पावर के बराबर दिया जाता है। मतलब सिविल कोर्ट का मतलब होता है, जैसे नहीं होता नॉर्मल सिविल केसेस चलते हैं कि मर्डर छोड़, क्रिमिनल केसेस छोड़ करके जो केसेस आते हैं वो सिविल केसेस में आते हैं, तो उस कोर्ट के बराबर इनको कहीं ना कहीं पावर भी दी जाए, इसीलिए इनको क्वासी जुडिशियल भी बोला जा रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब है शेड्यूल ट्राइब की बारी। शेड्यूल ट्राइब क्या है भाई, एसटी, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी बात की जा रही है। सिमिलर प्रोसेस इनका भी होता है,
338 ए में इनकी जानकारी दी गई है। याद रख लीजिएगा 338 भी याद रहेगा तो पहले एससी आएगा फिर एसटी आएगा, हम लोग बोलते भी है ना एससी एसटी, तो याद रख लीजिएगा 338 मतलब एससी, 338 ए मतलब एसटी। ठीक, अब इनके में भी 5 मेंबर की बॉडी होती है, 5 मेंबर की बॉडी होती है जिसमें एक चेयरमैन, दूसरे वाइस चेयरमैन और तीसरे 3 मेंबर होते हैं। टेन्योर इनका भी 3 साल का होता है, इनको भी फिर से अपॉइंट किया जा सकता है और सिमिलर प्रोसेस होता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। ये भी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट और ट्राइब्स के बारे में जो भी चीज़ें भारत देश में चल रही हैं उनके लिए अच्छा एक कार्य करने का योगदान पूरा प्रोवाइड कराते हैं। वहीं अब आ जाता है ओबीसी। ओबीसी का जो था ना ये 2018 में आया है, पहले नहीं था, ये इम्प्लीमेंट हुआ है 2018 में, इसीलिए इनको बाद में 338 बी में रखा गया है। जस्ट बात एससी एसटी ओबीसी, कई बार हम लोग बोलने में बोल देते हैं एससी एसटी ओबीसी, अगर हम लोग कैटेगरी की बात करते हैं जो बांटा गया है आरक्षण के हिसाब से भी देखा जाए तो 338। अब आरक्षण भी ओबीसी को लेट मिला है, 1992 के अराउंड 90 मिला है, तो आप उसी हिसाब समझिएगा कि ये लोग लेट आए हैं, तो ऐसे होगा 338 338 ए 338 बी। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे तो याद रहेगा। बस मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसको कोई दिल पे ना ले ले कि सर इस तरह से बात कर रहे हैं, तो बस याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इस सीक्वेंस में आप याद करोगे तो याद रहेगा एससी एसटी ओबीसी 338 338 ए 338 बी। ठीक, अब इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, 5 मेंबर की बॉडी होती है, 3 साल का टेन्योर होता है, दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है। 2018 में अमेंडमेंट के थ्रू इनको लाया गया था। अब ये आपका एक होमवर्क हो जाएगा कि भाई किस अमेंडमेंट के थ्रू इनको लाया गया था। बहुत छोटा सा सवाल हो जाएगा कि किस अमेंडमेंट के थ्रू इनको लाया गया था। ठीक, इजी है। चलिए देखते हैं भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। भाई देखो, भाषा के आधार पे भी माइनॉरिटी है, हमारे यहाँ माइनॉरिटी है ही भाषा के आधार पे, तो उस माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक ऑफिसर्स रखे जाते हैं, और वो किस में है तो 350 बी में है। 350 बी में इसके बारे में डिस्कशन है। ठीक, अब ये क्या होते हैं, इसमें कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के 3 ऑफिसर्स होते हैं। इसका जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट के हिसाब से रखा जाता है, मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ही इनको रखेंगे, कितने साल तक रहोगे, जब चाहे तब इनको हटाया भी जा सकता है। फर्दर अपॉइंटमेंट दोबारा उसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। और ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और सेफगार्ड करते हैं, मतलब ध्यान देते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो लैंग्वेज के हिसाब से माइनॉरिटी, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह लूँ कि एक दो जैसे कह लीजिए कि तमिल है, कह लीजिए वो कह रहे हैं संख्या में हम ज़्यादा नहीं है तो हमारे साथ गलत हो रहा है, कोई कन्नड़ा है तो वो कह रहे हैं, कोंकणी है तो वो कह रहे हैं, मराठी हैं तो वो कह रहे हैं, भोजपुरी है तो वो कह रहे हैं, मिथिलास है तो वो कह रहे हैं। तो हर जगह पे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अगर कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज़ में हमारी संख्या कम है, हमारे साथ विद्रोह हो रहा है, तो उनके लिए ऑफिसर रखा गया, उनके साथ गलत न हो और उनके लैंग्वेज और उनकी पूरे कल्चर को सेफगार्ड किया जाए, ध्यान रखा जाए, उसको बचाया जाए, ये कार्य इनका होता है। अब आ जाते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इनका आर्टिकल 315 से 323 तक आता है, जिसे हम लोग यूपीएससी भी करते हैं, बहुत लोग एग्जाम भी देते होंगे, आपको पता होगा। इसमें 9 से लेकर के 11 मेंबर होते हैं। करेंटली इसमें जो पोजीशन है वो आप या तो 6 साल तक रह सकते हैं या तो 65 साल तक, वही प्रोसेस है। और ये भी याद रख लीजिएगा कि यूपीएससी के चेयरमैन को दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन अदर मेंबर हैं तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है तो उसको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है एज अ यूपीएससी मेंबर। यूपीएससी मेंबर है तो उसको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है चेयरमैन। तो ये उसके पास पावर दी गई है। अब जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारा अपॉइंटमेंट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, वो सारी जिम्मेदारी याद कर लीजिएगा प्यारे मित्र, वो दी गई है हमारे यूपीएससी के कार्य के लिए चेयरमैन साहब को दी गई है। कहीं ना कहीं किसको दी गई है, चेयरमैन साहब को दी गई है। ठीक, अब देखिए, चलिए मैं बताता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, देखो 3 मेंबर होते हैं, यूपीएससी, जेपीएससी और ये होता है स्टेट पीएससी। जेपीएससी क्या होता है, ज्वाइंट का मतलब होता है कई बार 2 स्टेट या 2 से अधिक स्टेट का एक साथ एग्जाम कराने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। तो इन दोनों का जो कार्य होगा, इनका जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट साहब लेते हैं। रेजिग्नेशन कौन लेता है, प्रेसिडेंट साहब, रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, लेकिन एसपीएससी का कौन लेता है, एसपीएससी का कौन लेता है, तो एसपीएससी का याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों कि कौन लेता है, तो याद रख लीजिएगा गवर्नर साहब लेते हैं। और सिमिलर अपॉइंटमेंट भी इसी तरह होता है, अपॉइंटमेंट भी इनका कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं,
अपॉइंटमेंट भी इनका प्रेसिडेंट साहब करते हैं और इनका कौन करता है, गवर्नर साहब ही करते हैं, गवर्नर साहब। अब टेन्योर की बात कर ले, जेपीएससी और एसपीएससी का जो टेन्योर होता है 62 साल या 6 ईयर होता है, और एसपीएससी का मैंने बता ही दिया कि 6 ईयर या फिर 65 साल होता है, ठीक है, 65 साल होता है। क्लियर है? तो ये तो कहानी हो गई, ये 3 जो मेंबर हैं उनकी बात हम लोग कर ली। अब जेपीएससी कई बार जब गठन होता है तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और ये गठन तब किया जाता है जब 2 स्टेट एग्री हो जाते हैं कि भाई हम लोग एक ही साथ एग्जाम करा लें अपने स्टूडेंटों का, और हमारे लिए थोड़ा पैसा भी बच जाएगा और मेहनत भी कम हो जाएगी, और एग्जाम का प्रोसेस भी सेम ही है। जैसे मान लो मध्य प्रदेश हुआ और उत्तर प्रदेश हुआ, उनको साथ में एक स्टेट पीएससी का एग्जाम कराना है, तो वो क्या करेंगे, वो दोनों लोग मिल करके एक साथ एक एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। ठीक, चलिए यहां तक तो कहानी हो गई। अब आ जाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विसेशन, यही दिया है 315-23 में, ये भी आते हैं, 6 साल या 62 तक रहता है। अब आ जाते हैं, देखो नीति आयोग में, ये अच्छा क्वेश्चन है, नीति आयोग से क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखो पहले ना प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो कि बना कब था प्लानिंग कमीशन, प्यारे मित्र, प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में, जिसके तहत हम लोग फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान चलाते थे 5-5 साल का। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो इसको डिलीट कर दिया गया। मान लीजिए 12वां 5 ईयर प्लान जब चल रहा था, जो कि 2012 से 17 तक था, उसके बाद इसको हटा दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। क्या कर दिया गया, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। अब देखो क्या है, अब इसमें जो इसके चेयरपर्सन रहेंगे वो हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, वाइस चेयरपर्सन क्या रहेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। नियुक्ति इनकी कौन हो करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। अब गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। जो गवर्निंग होंगे भाई स्टेट के, मेन तो स्टेट के लिए है ना कि उनके देखना कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो वो काम कौन करेगा, वो गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री होंगे। और जिन राज्यों में जैसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, तो वहाँ गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं सेंट्रल द्वारा, जिन्हें हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, मान लो वहाँ सीएम नहीं है, तो मनोज सिन्हा जी वहाँ क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब उनको कर लिया जाएगा। मान लो दिल्ली है, नहीं है, या फिर जैसे पौंडीचेरी है, या फिर अंडमान निकोबार है, या फिर दादर नागर हवेली है, चंडीगढ़ है, इन जगहों पे एक नियुक्त किए जाते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वहाँ का, उनको वहाँ पे गवर्निंग काउंसिल बनाया जाता है। ठीक, एक सीईओ रहते हैं जिसे हम लोग कई बार वाइस चेयरमैन की तरह ले लेते हैं, और सीईओ आपको पता है अभी करंटली सीईओ कौन है, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले कौन थे, अरविंद पनगरिया जी थे शायद, ठीक है, अरविंद पनगरिया जी थे। इतना ही इसमें याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। चेयरमैन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और सीईओ नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, और गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं सारे स्टेट के। अब ह्यूमन राइट्स, देखिए ह्यूमन राइट बहुत आसान है, वह अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चेयरमैन उसी को बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस के बराबर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन उसकी होगी। 5 मेंबर की बॉडी होती है, और ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रख लीजिएगा, नीति आयोग भी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी मैं बताना भूल गया, क्योंकि इसका आर्टिकल, जिसका मैं आर्टिकल नहीं बता रहा हूँ, समझ जाना कि ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर मैं आर्टिकल बता देता तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। ठीक, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, 7 मेंबर डीम्ड मेंबर होते हैं इसके, ठीक है, और 5 वैसे मेंबर होते हैं। तो यही पूरा लिखा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सारे इसमें मेंबर्स में आएंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। लगभग मेजॉरिटी जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने कवर कर लिया। मैंने पहले ही बोला था कुछ एमसीक्यू भी हम लोग साथ साथ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कितने मेंबर की बॉडी होती है, कंट्रोलर ऑडिटर, कैग की बात हो रही है। तो कैग का मैंने बताया था आपको आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 148 से 151 तक है। ये पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5 में आता है, और ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। मैंने ये भी बताया था कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है प्यारे बच्चों, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली थी कि भाई जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, इनका या तो 6 साल पूरा हो जाए, या तो 65 ईयर की ये हो जाए, तो ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है कैग साहब। अब ये कितने मेंबर बॉडी होती है, तो याद रख लीजिएगा, ये सिंगल मेंबर बॉडी होती है, इकलौता एक ही व्यक्ति कैग बनता है। मैंने कमेंट बॉक्स में बोला था आपको बताने के लिए कि आप बताएंगे मुझे कि कौन इस समय करेंटली कैग ऑफ इंडिया है। चलिए आगे चलते हैं। Who among the following can appointed as a controller and auditor general of India? निम्नलिखित में से कौन भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है?
कैग की अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? तो बहुत आसान था कि मैंने इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं बता देता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट कैग को अपॉइंट कर सकते हैं। निकालने का प्रोसीजर किसके हाथ में है? तो पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। पार्लियामेंट विद द प्रोसेस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह के प्रोसेस से इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसमें से कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो मैंने क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक बॉडी किसको बोलेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संवैधानिक बॉडी किसको बोलेंगे? तो संवैधानिक बॉडी प्यारे मित्र, संवैधानिक बॉडी आप उसको बोलेंगे जिनका आर्टिकल आपको दिखे। अब देखते हैं किसका किसका आर्टिकल दिखता है। तो फिनांस कमीशन मैंने बताया था आर्टिकल 280 में आता है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मैंने बताया था भाई इसका नहीं आता है, मैंने डायरेक्टली लिखवा दिया था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 और इलेक्शन कमीशन 324, ये मैंने आर्टिकल्स बताए हुए थे आपको। तो जब भाई आर्टिकल जिसका मैं बता दिया हूं वो कहीं ना कहीं क्या होगा, संवैधानिक बॉडी होगा, तो उसका नाम वैसे ही नहीं आने वाला है, ठीक। चलिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, ठीक है, आंसर देते रहिएगा। मैं जब भी देखता हूं ना, मैं बाद में भी आंसर का रिप्लाई दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा, आप दे के देखिएगा, ठीक। चलिए, द एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ठीक है, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, मतलब जिसे अटॉर्नी जनरल, और एडवोकेट जनरल कहाँ होते हैं? स्टेट में होते हैं। एडवोकेट जनरल कहाँ होते हैं? स्टेट में होते हैं। और अटॉर्नी जनरल कहाँ होते हैं? अटॉर्नी जनरल सेंट्रल में होते हैं, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल किसके तहत तक, मतलब कब तक, किसके कहने तक रहते हैं? तो जैसे सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के प्लेजर तक रहते हैं, मतलब जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तब तक वो रहेंगे, जब चाहेंगे निकाल देंगे। उसी तरह एडवोकेट जनरल के लिए गवर्नर साहब होते हैं। गवर्नर साहब जब तक चाहेंगे तब तक एडवोकेट जनरल रहेंगे। जब चाहेंगे एडवोकेट जनरल को तब गवर्नर साहब निकाल सकते हैं, ये पावर दी गई है गवर्नर को। देखिए, जो कार्य सेंट्रल में प्रेसिडेंट साहब करते हैं, मेजरली वही काम स्टेट में गवर्नर साहब करते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? बहुत आसान है, मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो याद रख लीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा होता है? तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल होता है 76। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल होता है क्या? 76। और ये भी याद रख लीजिएगा, इनकी नियुक्ति और इनको हटाने का काम किसके पास होता है? तो प्रेसिडेंट के पास होता है। इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये कब तक रह सकते हैं? तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति महोदय या महोदया चाहेंगे या चाहेंगी तब तक ये व्यक्ति रह सकते हैं। तो किसके तक? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो कि क्या है, जिसको बोला जाता है भारत के महान्यायवादी। वो व्यक्ति हैं जिनको कि क्या है, इस पोजीशन पे रखा गया है, ठीक है, कि पहले लॉ ऑफिसर हैं ये। चलिए, व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल? अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। जो भी एलिजिबिलिटी, मतलब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मतलब उस लायक हो, उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जाता है। भाई भारत के लिए आप कोर्ट में केस लड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं तगड़ा तो वकील होना चाहिए ना भाई। भारत के, आप पूरे भारत के सबसे बड़े वकील हो, कई बार भारत को बाहर भी आप जाकर रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनल कोर्ट में, तो आपके पास उतनी ताकत तो होनी चाहिए ना, उतनी जानकारी तो होनी चाहिए लॉ के बारे में। तो इसलिए ये चीज़ रखी गई है कि इतने बेहतरीन नॉलेज आपको होनी चाहिए। व्हाट इज द, हाँ ये हो गया भाई, इसका हट गया था। इन इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, इलेक्शन कमीशन जो होते हैं स्टेट में, देखो सेंट्रल वाला तो मैंने बताया था राष्ट्रपति महोदय के पास पावर है, लेकिन स्टेट वाला किसके पास है? तो यहाँ पे गवर्नर के पास पावर दी गई है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करे। व्हाट was the chairman of the first finance commission? मैंने ये बता दिया था कि पहले फिनेंस कमीशन कौन है, तो याद रख लीजिएगा कि केसी निगॉय साहब है। केसी निगॉय साहब हैं जो कि पहले क्या है। अब फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन है? चलो मैं यही बता देता हूँ। फर्स्ट इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन है, सुकुमार सेन है। अच्छा, आप बताएंगे कि पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे। मैंने स्टार्ट में बता के रखा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 76 मैंने बता ही दिया, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अटॉर्नी जनरल। पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अथॉरिटी कैन अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, तो देखो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ये 315 में आते हैं और ये 3 मेंबर की बॉडी होती है। किसकी? 3 मेंबर की बॉडी होती है, जिसमें कि एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और इनके अंडर में 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्शन, पहले ये सिंगल मेंबर हुआ करते थे, लेकिन बाद में, माफ़ कीजिएगा 315 नहीं है, 324 है, 324 है। ठीक, 315 यूपीएससी का है। ठीक है, तो 3 मेंबर बॉडी भी होते हैं, याद रख लीजिएगा। और पूरे भारत में जो इलेक्शंस की पूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित होती है। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया। अगला क्लास आर्टिकल का आपको मिलेगा और उसके बाद आर्टिकल के बाद आपको अमेंडमेंट मिलेगा और फिर पार्ट्स और शेड्यूल एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट करा करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी चैनल पे नए हैं, और ध्यान से पढ़ाई को करते रहिएगा। सिलेक्शन की गारंटी मेरी है अगर सही से आप लोग जुड़े रहे तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्यारे मित्रों, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी भी प्रकार की ज़रूरत चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं आपको हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्विज़ के लिए भी अलग ग्रुप आप लोग के लिए प्रोवाइड जल्द ही कराने वाला हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।